चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का प्रैक्टिकल। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोग प्रैक्टिकल में सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बोले तो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, उस यूज़र को एक्सेस डेलीगेशंस कैसे प्रोवाइड किया जाता है। बोले तो आपने एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में कोई भी यूज़र बनाया तो उस यूज़र के पास बाय डिफ़ॉल्ट कोई परमिशन नहीं होता है कि वो एजोर पे कोई रिसोर्सेस है तो उस पर कोई मॉडिफिकेशन कर पाए या उसे डिलीट कर पाए या कोई नया रिसोर्स बना पाए, उसके पास राइट्स नहीं होता है। तो आप वो राइट्स कैसे देते हो ये डिस्कस करेंगे हम लोग इस प्रैक्टिकल में। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बोले तो एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो टेनेंट वर्ड है, ये टेनेंट का और एजोर एक्टिव डायरेक्टरी का क्या रिलेशनशिप है और आपके एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सब्सक्रिप्शन का क्या रिलेशनशिप है, ये भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे एक इंडस्ट्री के सिनेरियो को यूज करके डायग्राम के फॉर्मेट में। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंडस्ट्री के हिसाब से समझते हैं एक्टिव डायरेक्टरी का सब्सक्रिप्शन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, एक्टिव डायरेक्टरी का आपका टेनेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एजोर अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कोई लैब करना चाहते हैं तो आप सबको सबसे पहले क्या करना होता है, एक एजोर पोर्टल पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। और ये भी बता दूं, अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो मान लीजिए मेरी ईमेल आईडी ये है cloudknowledge2025@gmail.com, ठीक है। और मैंने क्या किया, https://portal.azure.com के अंदर जाके मैंने एक अकाउंट साइन अप कर लिया। तो आप सबको पता है एजोर के ऊपर अगर आपने अकाउंट बनाया तो एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी आपको मिल जाती है। क्या मिलती है? एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी आपको मिल जाती है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलो, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी बोलो, ठीक है। और इस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ एक डोमेन भी आपको मिल जाता है, एजोर खुद से आपको दे देता है। और वो डोमेन का जो नेम होता है वो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। डोमेन का नाम आपके ईमेल आईडी से मिलता जुलता होता है। कौन सी ईमेल आईडी? आप एजोर के ऊपर अकाउंट बनाते टाइम जो भी ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं उस ईमेल आईडी का, जैसे कि यहां पर मेरे सामने कौन सी ईमेल आईडी है, cloudknowledge2025@gmail.com। तो @ से पहले का कीवर्ड ये लोग उठा लेते हैं। जैसे @ के पहले का कीवर्ड क्या है, cloudknowledge2025, और उसके बाद ये लोग अपना डोमेन बैकएंड में लगा देते हैं। जैसे इनका डोमेन है onmicrosoft.com और एक आपको डोमेन बना के दे देते हैं। ये लो, ये उनका डोमेन हो गया onmicrosoft.com, उसके साथ आपका कीवर्ड ऐड कर दिया यूनिक ईमेल आईडी से उठा के, ठीक है। और ये कंप्लीटली डोमेन बनाकर आपके डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के साथ मैप करके आपको दे देते हैं। क्लियर? अब क्या होता है देखो, अब हम लोग इस एक्टिव डायरेक्टरी बोले तो इस एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कोई भी यूजर बनाते हैं। मान लीजिए अगर हम यहां पे एक यूजर बनाते हैं फॉर एग्जांपल हैरी, तो उसकी कंप्लीट आईडी क्या बन जाती है, cloudknowledge2025 onmicrosoft.com, ठीक है। अगली आईडी बनाई, क्या हुआ, नताशा cloudknowledge2025.onmicrosoft.com। क्लियर? ऐसे n नंबर ऑफ आईडी आप बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, ये जो यूजर हम बना रहे हैं, राइट, ये यूजर बैकएंड में कहां पे जाके स्टोर होगा, इंपॉर्टेंट बात ये है। तो होता क्या है, मान लीजिए ये एजोर का डेटा सेंटर है, ठीक है, और ये एक्टिव डायरेक्टरी है। तो बैकएंड में क्या होता है कि एक टेनेंट बन जाता है, एक टेनेंट बन जाता है बैकएंड में, ठीक है, एक बैकएंड में टेनेंट बन गया जैसे ये। अब टेनेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो टेनेंट कुछ नहीं, एक स्पेस को ना हम लोग टेनेंट बोलते हैं, एक स्पेस को,
बोले तो एजोर डेटा सेंटर के अंदर एक वर्चुअल स्पेस है, इसको हम टेनेंट बोल रहे हैं। तो जो भी आप आईडी बनाएंगे एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में, वो आईडी एंड पासवर्ड एक टेनेंट के अंदर स्टोर होगा, पूरा का पूरा काइंड ऑफ एक स्टोरेज मान लें। और ये एक्टिव डायरेक्टरी क्या होगा, इस टेनेंट के साथ मैप्ड होगा, बात खत्म। तो इस डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जितने भी यूजर्स आप क्रिएट करते हैं, वो सारे के सारे यूजर बैकएंड में टेनेंट पे आके स्टोर होंगे। क्लियर, समझ आ गई मेरी बात यहां पे? तो ये है एक्टिव डायरेक्टरी का टेनेंट के साथ रिलेशनशिप। कोई भी आपसे अगर इंडस्ट्री में पूछता है कि भाई बताइए एक्टिव डायरेक्टरी का टेनेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो भी यूजर्स क्रिएट होते हैं वो बैकएंड में वो टेनेंट के अंदर जाके स्टोर होता है, राइट। और एक आइसोलेशन है पूरा का पूरा। अब सवाल आती है आपके एक्टिव डायरेक्टरी से सब्सक्रिप्शन का क्या रिलेशनशिप है। तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी आप कोई भी रिसोर्सेस क्रिएट करते हैं एजोर में, तो आपसे बोलता है सब्सक्रिप्शन दो भाई, है ना, मैनेज करने के लिए, बिलिंग मैनेज करने के लिए। तो आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर एक सब्सक्रिप्शन बाइंड होता है, ये बात ध्यान रखें, सब्सक्रिप्शन। और आपने अगर अकाउंट बनाया है एजोर के ऊपर, तो आपको सब्सक्रिप्शन बनाना ही पड़ता है। याद होगा, अकाउंट तो तुरंत बन जाता है ना। आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो एक फटाक से एक एक्टिव डायरेक्टरी बन गया, डोमेन हो गया, बैकएंड में टेनेंट मिल गया, लेकिन आपको कोई रिसोर्सेज बनाने नहीं देता। ये कहता है भाई सब्सक्रिप्शन है, और अगर आप फर्स्ट कस्टमर हो तो आपको फ्री टियर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो मान लो मेरे पास फ्री वाला सब्सक्रिप्शन है, और मेरा ये सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, इस डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के साथ मैप्ड हो गया। क्लियर, समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन का एक्टिव डायरेक्टरी के साथ रिलेशनशिप, और एक्टिव डायरेक्टरी का ये हो गया टेनेंट के साथ रिलेशनशिप। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? चलो अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अब देखो, ऐसा भी होता है कि मान लो अगर मुझे अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ये डोमेन नहीं चाहिए, हालांकि ये डोमेन आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, आप चाहते हो कि अपना कॉमर्शियल डोमेन ऐड करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आप अपना कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा कस्टम डोमेन मान लीजिए ये है cloudknowledge.com, तो मैं चाहता हूं कि अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ अपना कस्टम डोमेन ऐड करना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये लो, ये मेरा कस्टम डोमेन मैंने ऐड कर दिया, ये डोमेन मैंने ऐड कर दिया अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। तो अब मैं इस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर बनाऊंगा, तो उनकी आईडी मेरे कॉमर्शियल डोमेन के साथ हो जाएगी। जैसे harry@cloudknowledge.com, ये लो, natasha@cloudknowledge.com। क्लियर, ठीक है। लेकिन ये यूजर भी कहां स्टोर होंगे, इसी टेनेंट में स्टोर होंगे। क्यों? क्योंकि इसी एक्टिव डायरेक्टरी के में आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहे तो n नंबर ऑफ डोमेन भी ऐड कर सकते हैं अपने इस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? लेकिन कई बार इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हमें नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी की नीड हो जाती है। कई बार इंडस्ट्री में हमें ऐसा होता है। अब सवाल आता है कि हमें कौन से केस में नंबर ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी की जरूरत पड़ेगी, यह समझाता हूं पहले। तो ऐसा समझिए, मान लीजिए कि इस एजोर अकाउंट के अंदर एचसीएल कंपनी का भी एक सर्वर पड़ा हुआ है और विप्रो कंपनी का भी एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। और एचसीएल के यूजर एचसीएल के सर्वर को एक्सेस करते हैं और विप्रो के यूजर विप्रो के सर्वर को एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, एचसीएल कंपनी ने अपना डोमेन आपको दे दिया, जैसे hcl.com, विप्रो कंपनी ने आपको अपना डोमेन दे दिया wipro.com। तो आपने क्या किया, HCL का डोमेन HCL.com सॉरी, और विप्रो का डोमेन wipro.com, आपने दोनों का डोमेन उठाया और दोनों का डोमेन आपने क्या किया, इसी डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के साथ आपने बाइंड करा दिया, विप्रो का भी और ये भी। तो आप यहां पर देखें, इसी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ 4 डोमेन मैप्ड हो चुका है। एक तो cloudknowledge2025.onmicrosoft.com, एक cloudknowledge.com और एक hcl.com और एक wipro.com। इसका मतलब
अगर हम इसे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर बनाएं तो हम एससीएल के यूजर भी बना सकते हैं एससीएल के डोमेन लगा के। जैसे एससीएल का एक यूजर हो गया amit@scl.com, ठीक है। एक हो गया करण @scl.com, ठीक है। ऐसे विप्रो के भी बना सकते हैं, राहुल @wipro.com, सरा @wipro.com। ये लो। तो एक ही डायरेक्टरी के अंदर नंबर ऑफ डोमेन्स के यूजर्स हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाएं तो सारे यूजर बोले तो इस डोमेन के यूजर भी और इस डोमेन के यूजर भी, एससीएल डोमेन के यूजर भी और विप्रो डोमेन के यूजर भी, सारे डोमेन के यूजर एक ही टेनेंट में स्टोर हैं, एक ही टेनेंट में स्टोर हैं। देख सकते हैं आप लोग। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एससीएल चाहता है कि मेरे यूजर अलग टेनेंट में हो, मेरे यूजर अलग आइसोलेशन हो। विप्रो चाहता है मेरे यूजर अलग आइसोलेशन स्पेस में हो। तो उस केस में एक ही सोल्यूशन होता है कि आप अलग एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करें। तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक एससीएल एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट कर लें, ये लो। और जब आपने एक एससीएल का अलग एक्टिव डायरेक्टरी बनाया तो यहां पर एक अलग टेनेंट क्रिएट हो जाएगा। जब डायरेक्टरी अलग हो गई तो टेनेंट भी अलग हो गया, ये लीजिए। तो ये हो गया हमारा एससीएल का टेनेंट, ये लो, ठीक हो गया। ऐसे विप्रो की भी डिमांड आई, भाई विप्रो चाहता है मेरे यूजर अलग टेनेंट में होने चाहिए, अलग स्पेस पे, ये लो। तो इसका भी एक टेनेंट अलग बन गया, ये लो विप्रो टेनेंट। तो टेनेंट बेसिकली देखा जाए तो क्या है, आपके एक्टिव डायरेक्टरी के साथ मैप होता है और उस एक्टिव डायरेक्टरी में जो भी यूजर बनाओगे उस पर्टिकुलर टेनेंट पे जाएगा, है ना। फिर एससीएल डायरेक्टरी के साथ क्या करिए, आप एससीएल के डोमेन मैप करा लीजिए। और विप्रो डायरेक्टरी के साथ आप विप्रो के डोमेन को मैप करा लीजिए, बात खत्म। तो एससीएल के सारे यूजर कहां जाने वाले हैं? एससीएल के सारे यूजर एससीएल टेनेंट के अंदर स्टोर रहेंगे भाई लोग। विप्रो के सारे यूजर कहां जाने वाले हैं? विप्रो टेनेंट के अंदर रहेंगे। तो सारे यूजर अपना आइसोलेशन स्पेस पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या चाहिए, एससीएल के साथ भी एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, विप्रो के साथ भी एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, तभी तो आप काम कर पाएंगे ना। तो सब्सक्रिप्शन एससीएल के लिए अलग बना लीजिए, विप्रो के लिए अलग बना लीजिए। और सब्सक्रिप्शन के कितने टाइप होते हैं ये सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में देख लेंगे हम लोग। तो एससीएल का आपने अलग सब्सक्रिप्शन बना लिया, एससीएल से पूछ लिया भाई सब्सक्रिप्शन का टाइप क्या रखवाना चाहते हो, उस सब्सक्रिप्शन के फीचर उन्हें एक्सप्लेन कर दें और पूछ लें भाई कौन सा चाहिए। अब सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फीचर होते हैं सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये रहा एससीएल सब्सक्रिप्शन, ये रहा विप्रो सब्सक्रिप्शन। बात खत्म। तो ये था दोस्तों आपका एजोर का एक्टिव डायरेक्टरी और टेनेंट का रिलेशनशिप और एक्टिव डायरेक्टरी का सब्सक्रिप्शन के साथ रिलेशनशिप। एक चीज और बता देता हूं, हम यहां पर ऐसा भी कर सकते थे कि एससीएल के लिए हम सब्सक्रिप्शन ना बनाए, हम डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन लगा है ना, इसी सब्सक्रिप्शन को हम यहां से हटा के ना एससीएल के साथ ऐड कर सकते थे, पता है। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन पुराने वाले डायरेक्टरी से फिर हट जाता है। तो बेसिकली मेरे बताने का मतलब ये है कि आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, वो सब्सक्रिप्शन चाहे तो नंबर ऑफ डायरेक्टरी के साथ मैप्ड हो सकता है, लेकिन एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक ही के साथ मैप्ड रहेगा। मतलब आप ऐसा चाहे तो कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन को चाहे तो इस डायरेक्टरी से हटा के इस डायरेक्टरी में लगा लें, राइट। एससीएल में, एससीएल से हटा के आप विप्रो में लगा लें, लेकिन एक बार में आप एक ही के साथ लगा के रख सकते हैं, है ना। तो ये तो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अगर इंडस्ट्री में काम चल रहा है तो भाई एससीएल के अलग ही रखिए, विप्रो के अलग ही रखिए। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन है, वो फलाना डायरेक्टरी के साथ मैप्ड है। अब हमें ऐसा करना है कि सब्सक्रिप्शन को हटा के हमें फलाना डायरेक्टरी के साथ मैप कराना है, क्या पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है, पुराना वाला डायरेक्टरी के साथ हटेगा या दोनों के साथ मैप्ड रहेगा? तो पुराने वाले के साथ हट जाएगा। मतलब
एक सब्सक्रिप्शन एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक ही डायरेक्टरी के साथ मैप रहेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन एक और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक डायरेक्टरी के साथ आप चाहे तो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन मैप करा सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक डायरेक्टरी के साथ आप चाहे तो नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन भी मैप करा सकते हैं। बोले तो जैसे मेरे पास 3 सब्सक्रिप्शन है, तो मैं तीनों सब्सक्रिप्शन को चाहूं तो एससीएल डायरेक्टरी के साथ मैप करा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू का टर्म्स हैं, ध्यान रखना। सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, अभी मेरा फोकस डायरेक्टरी के ऊपर है बस। चलो, तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में भी हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, सॉरी। चलो एक चीज और बता देता हूं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस डायरेक्टरी के अंदर कोई यूजर है, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर कोई यूजर है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि विप्रो डायरेक्टरी के किसी यूजर को आप इनवाइट कर सकते हैं, पता है, इस एससीएल डायरेक्टरी में, ये भी आप कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा। चलो अभी हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, कैसे देखेंगे भाई डायरेक्टरी कैसे नजर आती है, उस डायरेक्टरी के साथ कौन सा टेनेंट लगा हुआ है कैसे पता करेंगे, उस डायरेक्टरी के साथ कौन सी सब्सक्रिप्शन लगी हुई है कैसे पता करेंगे, ये देखते हैं हम लोग अभी। तो देखें, एक तो आपको टॉप में पता लग जाता है, देखिए डायरेक्टरी, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, यहाँ पे माउस लाके छोड़ दें, क्या लिखा हुआ है, नेम, ईमेल आईडी और डायरेक्टरी। देखो डिफॉल्ट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी की आईडी है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, ठीक है। यहाँ चले जाए, एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाए, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, देख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है इस एक्टिव डायरेक्टरी में, देखिए इस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ये टेनेंट आईडी आ रहा है, देखो प्राइमरी डोमेन आ रहा, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, क्लियर, टेनेंट मैप्ड है। और इस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कौन सा सब्सक्रिप्शन लगा वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ जाए थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में, एक्टिव डायरेक्टरी के, देखो टेनेंट आईडी सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। और आप सब्सक्रिप्शन में चलें, यहाँ पे थोड़ा सब्सक्रिप्शन का लिखें यहाँ पे, तो देखिए सब्सक्रिप्शन के अंदर चले जाए, तो देखो यहाँ पे बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन आईडी और इस सब्सक्रिप्शन के साथ कौन सी डायरेक्टरी लगी हुई, देखो यहाँ पे बता रहा है ये डायरेक्टरी है, सारा कुछ बता रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना है, टेनेंट क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, आप एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाए, एजोर एक्टिव डायरेक्टरी, देखो यहाँ पर स्विच टेनेंट आ रहा है, क्रिएट टेनेंट आ रहा, तो क्रिएट टेनेंट में क्लिक करिए। तो देखो यहाँ से टेनेंट बना सकते हैं आप, कह रहे हैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दें, मैंने बोला एससीएल आईटी, कह रहे हैं इनिशियल डोमेन नेम बता दें, इनिशियल डोमेन नेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हालांकि आप ये जो एक्टिव डायरेक्टरी बनेगा इसके साथ आप अपना बाद में एससीएल का कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको एक इनिशियल डोमेन नेम देना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे दे दिया SCL-IT 2025। शायद किसी और ने बना रखा है इंडिया, ये हाइफन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ले लिया, लोकेशन आप दे सकते हैं, देखो यहाँ पर टेनेंट का लोकेशन क्या चाहिए, नेक्स्ट कर दो एंड क्रिएट। क्रिएट हो रहा है ये, टाइम बोल रहा है टेक ए फ्यू मिनट्स, कोई नहीं, वेट कर लेते हैं।
डन। ऐसे एक और बना लेते हैं हम लोग, क्रिएट टेनेंट। नेक्स्ट, इस बार हम लोग ले लेते हैं विप्रो आईटी। डोमेन ले लेते हैं विप्रो आईटी 2025। नेक्स्ट किया हमने, सॉरी, डन हो गया। बैक आ जाए तो देखो, स्विच टेनेंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपको नंबर ऑफ टेनेंट नज़र आ जाएगा। देखो, SCL IT, विप्रो IT, क्लियर। इसी के साथ अभी मैं देखो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में बैठा हुआ, तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर बैठा हुआ यहाँ से भी पता लग जाता है। और अगर मैं देखता हूँ इसमें कोई रिसोर्सेज वगैरह हैं क्या, तो देखो एक VM बनी हुई है। और अभी मैं एजोर एक्टिव डायरेक्टरी में वापस जाता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि विप्रो टेनेंट में जाना चाहते हैं विप्रो डायरेक्टरी में, तो आप स्विच करें यहाँ पर। तो मैं स्विच करता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे स्विच किया मैंने, तो जब मैं विप्रो में आया, ठीक है, जब मैं विप्रो में आके अगर विप्रो डायरेक्टरी के अंदर आके मैं कोई रिसोर्सेज पे जाऊं, तो मुझे नहीं बनाने देगा, क्योंकि इस डायरेक्टरी के साथ कोई भी सब्सक्रिप्शन मैप नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, है ना, साफ साफ कह रहा है भाई सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर लें। ठीक इसी तरीके से मैं वापस डायरेक्टरी में जाता हूँ, स्विच टेनेंट वापस करता हूँ, एक मिनट होल्ड करना। और इसी तरीके से देखिए, अगर मैं इसमें चलता हूँ SCL IT, इस डायरेक्टरी में मैंने स्विच कर दिया देखो, तो यहाँ पर भी मुझे यही बोलेगा भाई इसके साथ कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। एक मिनट होल्ड करना। डन, देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, पता है, यहाँ पे आ जाए, देखिए स्विच डायरेक्टरी यहाँ पे भी आ रहा है। देखें यहाँ पर SCL देखें, यहाँ पे विप्रो IT, यहाँ से भी स्विच करके डिफ़ॉल्ट में जाना, देखो यहाँ से डिफ़ॉल्ट में जा सकते हैं आप। यहाँ पर ये लो,
देख सकते हैं। इसी तरीके से आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस अकाउंट को साइन आउट करता हूँ, मान लीजिए। इंटरनेट पोर्टल.so। तो जैसे मैं इसको लॉगिन करता हूँ, एक बार साइन आउट करता हूँ पहले। पोर्टल में इशू आ रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पोर्टल को लॉगिन करेंगे, राइट, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कौन सी डायरेक्टरी यहाँ पे नज़र आएगी? तो जो भी डायरेक्टरी आप डिफ़ॉल्ट में सेट करके रखेंगे वो नज़र आएगी। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ जब इसको लॉगिन करूँ तो विप्रो डायरेक्टरी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो। वो आप कैसे करेंगे? स्विच डायरेक्टरी में यहाँ जाएँ, यहाँ पर देखो आ रहा सेट योर डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। तो अगर मैंने यहाँ पर विप्रो IT को सेट कर लिया, ठीक है, तो जब भी मैं लॉगिन क्या करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा? विप्रो IT वाला डायरेक्टरी यहाँ पर सेट मिलेगा मुझे, ये बताना चाहता था। ठीक है, चलो ये ठीक हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पॉइंट में आ जाऊँ। एक चीज़ तो ये है कि जैसे मैं यहाँ पर अभी विप्रो IT डायरेक्टरी है, मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बना लूँ, ठीक है ना, इसके लिए अलग सब्सक्रिप्शन यहाँ से स्टार्ट करके बना लूँ। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अभी मैं सब्सक्रिप्शन नहीं बना रहा क्योंकि क्रेडिट कार्ड वगैरह मांगता है। मैं चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी के ऊपर जो सब्सक्रिप्शन लगा हुआ है ना, उसी सब्सक्रिप्शन को मैं चाहूँ तो विप्रो के साथ ऐड कर लूँ। तो विप्रो के साथ अगर मैं ऐड करूँगा तो डिफ़ॉल्ट के साथ वो हट जाएगा, ये आपको दिखाना चाहता हूँ अब। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको पहले उस डायरेक्टरी में जाना होगा जिस डायरेक्टरी में वो करंट सब्सक्रिप्शन मैप्ड है। तो स्विच डायरेक्टरी करते हैं, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में हम लोग चलते हैं, डिफ़ॉल्ट। सब्सक्रिप्शन में आ जाए, ये सब्सक्रिप्शन है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। एक मिनट होल्ड करना। डन। अब इस सब्सक्रिप्शन के अंदर चले जाएं आप लोग और चेंज डायरेक्टरी में क्लिक करें। देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि ये सब्सक्रिप्शन आईडी है, ये सब्सक्रिप्शन अभी इस डायरेक्टरी के साथ मैप्ड है। चेंज डायरेक्टरी में जाएं आप लोग और यहाँ से चेंज कर लें। देखो तो डिफ़ॉल्ट वाले से हट के ये विप्रो में आ जाएगा। मैं विप्रो के साथ इसको मैप करा रहा हूँ, चेंज। लेकिन इसको रिफ्लेक्ट होने में 5 से 10 मिनट लगता है, ये बात ध्यान रखना, एकदम से नहीं होता है। तो यहाँ पे तो आपको सक्सेसफुल आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, राइट, अभी इसमें यहीं पे नज़र आ रहा। मैं एक बार इसको स्विच करके विप्रो में जाता हूँ। राइट, तो रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखो यहाँ पे अभी नहीं आया, थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। तो हार्डली आपको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है और आप वापस डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में जाते हैं, तो आपने वापस जैसे डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में चले गए मान लीजिए,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी नज़र नहीं आएगा, हालांकि अभी तो यहाँ पे नज़र मेरे को आ रहा है, लेकिन कभी कभी ये भी इशू आता है कि यहाँ पे भी नज़र नहीं आएगा और नए वाले में भी नज़र नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, जैसे अभी देखो नज़र नहीं आ रहा था, नज़र आ रहा था अभी पहले, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा वेट करना है आपको बस। अब मैं दोबारा चलता हूँ, आई थिंक यहाँ से डिस्प्ले तो हट गया है। देख सकते हैं, तो ये सब्सक्रिप्शन देखिए यहाँ पे नज़र आने लगा और वहाँ से हट गया। तो ये चीज़ भी आपको हो गई प्रैक्टिकल में पूरी। और जब सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आ गया तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जो रिसोर्सेज थे वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आने लगेंगे, देखो, क्योंकि मैं इसके साथ सब्सक्रिप्शन मैंने किसी और डायरेक्टरी से मूव करके यहाँ पे लेके आ गया। तो वो रिसोर्सेज भी यहाँ पे थोड़ी देर के बाद नज़र आने लगेंगे। अभी नो वर्चुअल मशीन कर रहा है, बट थोड़ी देर के बाद दिखाई दे देगा। रिफ्रेश करते रहिए आप इसे बस। रिफ्रेश करते रहे यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेता है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश करता रहूँगा, जैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, अभी हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए नज़र आने लगा। तो हमने क्या किया है, ये सब्सक्रिप्शन इस डायरेक्टरी के साथ मैप था, तो हमने इसको मूव करके इसके साथ कर दिया और इस डायरेक्टरी में हम बैठे हैं अभी, देखा जाए तो, और हमें रिसोर्सेज भी नज़र आने लगे। तो ठीक हो गया ये। तो इसी तरीके से वीडियो का जो टाइमिंग है वो 32 मिनट्स हो गया है। तो आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करता हूँ, और यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।